आज इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से, उसको जानने से पहले हम लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा और उसके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक बार जैसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज कर लेने से आगे जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत काफ़ी काम आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने पहले से यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज लिख रखा है। साइन फंक्शन का डोमेन होता है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जो एंगल आप वहाँ पे पुट करोगे और जो आंसर आएगा वो आप को अगर याद हो तो -1 और 1 के बीच में हमेशा आया करता था। सेम कॉस का भी वही है। कॉस का भी जो डोमेन होता है वो ऑल द रियल वैल्यूज़ होता है और रेंज इसका भी साइन के ही तरह ठीक -1 और 1 के बीच में आता है। टैन के बारे में अगर बात करें तो टैन का जो डोमेन है वो ऑल द रियल वैल्यूज़ होता है एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2, मतलब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, उसके अलावा उसको छोड़कर बाकी जो भी एंगल्स पॉसिबल है वो सारा रियल वैल्यूज़ जो भी होता है वो सारा उसका डोमेन हो सकता है। और रेंज टैन का वो सारा ऑल द रियल वैल्यूज़ होता है। अब ये इसको एक्सक्लूड करने का वजह क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि टैन जो फंक्शन है टैन एक्स होता है आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो टैन एक्स आपका हो जाता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो टैन का वैल्यू जब जब कॉस एक्स 0 होगा तब तक ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो मामला ये आता है, फंक्शन में ज़रूरी होता है कि हर एक वैल्यू के लिए आपको पता होगा, फंक्शन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया भी है कि हर एक वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू ऑफ वाई होना चाहिए फंक्शन कहलाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जब cos x 0 हो जाएगा, मतलब cos x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो टैन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पे आप मैपिंग नहीं करा पाओगे। मैपिंग नहीं करा पाओगे तो एक वैल्यू ऐसा रह जाएगा जिसके लिए आपका कोई इमेज नहीं बनेगा। अब इमेज नहीं बनेगा तो फिर फंक्शन होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये फंक्शन कहला पाए इसलिए ज़रूरी है कि हर वो वैल्यू जिसके लिए आंसर आपका अनडिफाइन आए तो उसको आप एक्सक्लूड करो। तो cos 0 कब कब होता है, आपको अगर ध्यान हो तो cos 0 होता है यहाँ पे 90 डिग्री पे। पहली बार 90 डिग्री पे जब पहुँचता है तो 0 होता है। उसके बाद जब अब ये 270 डिग्री पे पहुँचेगा, मतलब जब जब ये वाई एक्सेस को स्ट्राइक करेगा वहाँ पे cos का वैल्यू 0 हो जाता है 90 पे, 270 पे एंड फिर वापस से यहाँ आपका 450 पे। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये सारा एंगल है जहाँ पे cos आपका 0 होता है, 90, 270, 450। तो ये सारा एंगल है जहाँ पे, और एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको ध्यान दो तो ये 90 × 1 हो रहा है, ये 3 × 90 हो रहा है, ये 5 × 90 हो रहा है। मतलब ये सारा का सारा 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल जब भी एंगल होगा cos का वैल्यू 0 होगा, जब cos 0 होगा टैन अनडिफाइन होगा। तो अनडिफाइंड टैन ना हो इसलिए हम लोग हर वो एंगल जहाँ पे cos 0 हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, उसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं डोमेन से। रेंज इसका ऑल द रियल वैल्यूज़ होगा। ठीक उसी तरीके से बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न सेक में भी आप देख पा रहे होगे कि 2n+1 ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1, मतलब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल यहाँ भी एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि सेक भी होता है 1/cos। तो ये भी अनडिफाइन तभी होगा जब cos का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए टैन और सेक का जो डोमेन है वो एग्जैक्टली सेम है। और रेंज जो है टैन के सेक के बारे में बात अगर करें तो ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 और 1 होता है। जैसे कि आप जानते हो कि cos सेक का रेसिप्रोकल या सेक cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos के बारे में हम लोग जानते हैं कि cos जो होता है उसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पे cos का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो अगर सेक cos का रेसिप्रोकल है तो उस हिसाब से सेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ऑपोजिट है एक दूसरे का तो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रॉपर्टी cos फॉलो करेगा वो सेक नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से सेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होता। तो सेक का जो आपका रेंज है वो होता है ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 1। अब आप चले आओ कॉसेक और कॉट में। तो कॉसेक का जो डोमेन है उसमें से n पाई को एक्सक्लूड किया गया है। अब n पाई को एक्सक्लूड करने का रीज़न क्या था, जिस तरीके से आपका टैन और सेक cos 0 होने पर अनडिफाइन हो रहा था, उसी तरीके से कॉसेक और कॉट दोनों में देख रहे हो कि डोमेन सेम है। कॉसेक और कॉट साइन के 0 होने पे अनडिफाइन होगा। तो अब साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन 0 होता है एक्स एक्सिस पे। जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा मतलब 0 पे,
180 पे, वापस 2 इंटू 180 पे, इस तरीके से जो एंगल आएगा उस पर आपका जो आप कॉसेक है और कॉट है वो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब 0 पाई 2 पाई इस तरीके का एंगल जो भी है, 0 पाई 2 पाई मतलब 180 360 540 एंड सो ऑन। मतलब इसको आप बोल सकते हो n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। कॉट का रेंज एनी रियल वैल्यूज होता है। कॉसेक का सेम एज सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है इसलिए -1 और 1 के बीच में नहीं होता। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, इसलिए कॉसेक का आंसर ऑल द रियल वैल्यूज हो सकता है। ये साइड सारा आंसर होगा, सिर्फ -1 और 1 के बीच का जो वैल्यू है उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। तो ये डोमेन और रेंज हुआ आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका। अब हम लोग चले आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने से पहले हम लोगों ने लास्ट एक वीडियो जो देखा था उसमें बताया गया था इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन का, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही इस क्लास को करो तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, राइट। तो जिन लोगों ने देखा है आपको याद होगा कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, मतलब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, तभी उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक बात अपने आप में है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होना ज़रूरी होता है। दूसरी एक बात जो हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में देखा भी है, इन जनरल ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो मेनी टू वन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर एसोसिएट एंगल से निकालो, साइन 150 डिग्री का वैल्यू आप निकालने जाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो मामला यही है कि जैसे ही कोऑर्डिनेट आपका चेंज हुआ, वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये सिर्फ 30 डिग्री और 150 डिग्री नहीं है, ऐसा बहुत सारा एंगल होगा साइन को लेकर जहाँ पे आपका आंसर हाफ आएगा। हर एक रोटेशन में 11 में बहुत चैप्टर एक था इस चीज़ के ऊपर में, एसोसिएट एंगल, जहाँ पे आपको बताया गया था हर एक कंप्लीट रोटेशन में 2 एग्जैक्ट एंगल ऐसा होगा जहाँ पे आपका साइन के साथ जो आंसर है हाफ आएगा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन शॉर्ट समझने वाली बात यह है कि 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। अब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं होता, ये अपनी जगह पे सही है और ये फैक्ट है, हम लोग जानते भी इस बात को। और दूसरी ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है, मतलब फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है इन्वर्स निकालने के लिए। तो अगर ये दोनों बात अपनी जगह पे सही है, दोनों अपने आप को एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मामला, दो बात अगर सही है, तो फिर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर ही नहीं होना चाहिए था। इस बात के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता, तो फिर उन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ मामला ये आया कि कई जगह पे ट्रिगो का आप जब आगे बढ़ोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, और बहुत जगह पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ आता है। तो हमको इन्वर्स अगर किसी फंक्शन को करवाना है, ये ज़रूरत अगर पड़ी है, ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसको 1 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ चला आता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है उसको डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो कि इन्वर्स अगर किसी फंक्शन को करवाना है तो उसका 1 to 1 होना ज़रूरी है। तो आप ये बात जानते होगे साइन के बारे में, अगर हम लोग डिस्कस करें कि पहले साइन के बारे में बता लेते हैं कि कौन सा रीजन है जहाँ पे इसको हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये 1 to 1 फंक्शन कहला सकता है, ठीक है। अब हर एक क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं, हर एक क्वाड्रेंट में वैल्यू रिपीट नहीं होता। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो आंसर है, अगर मान लिया जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो इतना हम लोग को ज़रूर पता है कि 90 डिग्री एंगल तक कम से कम और किसी भी एंगल का वैल्यू हाफ नहीं होगा। मतलब विद इन अ क्वाड्रेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ 1 1 फंक्शन। प्रॉब्लम आता है अगर ये क्वाड्रेंट चेंज करता है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में गया, अब वैल्यू रिपीट होने का पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे आता है। तो वैल्यू जैसे ही रिपीट होता है तो 1 to 1 से मेनी टू 1 फंक्शन बन जाता है। तो हम लोग ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, वो मैक्सिमम रीजन है जहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 to 1 फंक्शन कहलाया जा सकता है, जिसको आप 1 to 1 बोल सकते हैं कि इस एरिया में ये मैक्सिमम एरिया है
जहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रिगो फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन होगा। तो हम लोगों को बेसिकली जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन सब के लिए वो मैक्सिमम एरिया को ढूंढना है, और वो जो मैक्सिमम एरिया होगा वही उस फंक्शन का, हर एक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। तो जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ आपको देखना है, जोड़ना है कि और क्या किसी एरिया को, किसी रीजन को हम लोग जोड़ सकते हैं जिसको जोड़ने के बाद भी वो फंक्शन 1 to 1 रह जाए। इसलिए हम लोग को मैक्सिमम रीजन ढूंढना है। हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 to 1 है। अब आप सारा साइन कॉस टैन कॉट सबको ही बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो सकता है। पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का डेफिनेशन ही यही है कि मैक्सिमम रीजन ढूंढना है आपको, वो एरिया जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो और आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो भी है वो 1 to 1 भी हो। तो साइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मतलब जैसे ही आप 90 डिग्री क्रॉस करोगे तो वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहे होगे 30 में भी हाफ है, 150 में भी हाफ है, क्योंकि साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट रखना ही है। अब आप जाहिर है कि जो आसपास का जो क्वाड्रेंट है आप उसको उसके साथ जोड़ने की ट्राई करोगे, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए। द इंटरवल हैज़ टू बी कंटिन्यूअस, वो पूरा चीज़ जो है रीजन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ट्राई किया, जहाँ पे देखा कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है और 90 क्रॉस करने के बाद ही सारा वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो इस रीजन में साइन 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग चले आते हैं फर्स्ट को एक बार फोर्थ से जोड़ते हैं कि क्या इस रीजन में होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आ जाता है, ये इस रीजन में आपका जो साइन है वो नेगेटिव होता है और यहाँ पे साइन का आंसर पॉजिटिव होता है। तो रिपीट तो करेगा, हाफ तो आएगा, पर यहाँ पे जो हाफ आएगा वो माइनस हाफ आएगा। तो इसका मतलब हाफ ठीक है, वैल्यू सेम हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो रहा है, बट साइन चेंज होने की वजह से दोनों को तो सेम नहीं मान सकते, डिफरेंट मानना होगा। तो ये एक रीजन हम लोगों को दिख रहा है जहाँ पे साइन का वैल्यू रिपीट नहीं होगा। मतलब हर एक वैल्यू का एक अपना यूनिक एंगल होगा, ठीक है। किसी भी एंगल में जाकर यहाँ पे इस रीजन में कम से कम कोई भी आंसर रिपीट होने वाला नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि विद इन दिस रेंज साइन जो है वो 1 to 1 फंक्शन है। अब आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वापस से यहाँ पे नेगेटिव होता है। रीजन जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं साइन के लिए जहाँ पे वो 1 to 1 फंक्शन होगा वो ये रीजन है। अब आप यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, आप स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे है, बड़ा एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब हम लोग मूवमेंट इस तरीके से करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, तो ये एंगल को आप -π/2 ले लोगे और यहाँ पे π/2 आ जाएगा। तो मतलब आपका साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया वो -π/2 से लेकर π/2 हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को ना थोड़ा एक साइन के ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं कि -π/2 से π/2 किस तरीके से, दोनों तरीके से समझ लेते हैं। ये भी एक मेथड है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और ग्राफ से भी समझ लें अगर, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एक साइन का ग्राफ हम लोग छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एक रैंडम सा एक ग्राफ ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर लिया यहाँ पे। तो 0 एक इंटरवल होता है जहाँ पे कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद आपका π/2 आएगा, फिर आपका पाई आ जाएगा और 3π/2 एंड फाइनली 2π। ठीक उसी तरीके से आप अगर लेफ़्ट साइड में जाओगे तो -π/2 -π -3π/2 एंड फाइनली -2π। तो 0 पे साइन का वैल्यू 0 होता है, 90 पे वो जाके 1 हो जाता है। तो मान लो यहाँ कहीं पे 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 है, तो 0 से गया 1 तक, फिर वो 190 पे आने के बाद वो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है पाई तक। पाई पे वापस जाके वो जो है 0 हो जाता है, ठीक है। अब 180 के बाद क्योंकि वो क्वाड्रेंट चेंज हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक उसी तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जाके 3 × 90 पे -1 और फाइनली 2π पे वापस जाके वो 0 हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ चले हम लोग तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और इस जगह पे आके जाके वापस से -1 होता है। तो ये इस तरीके से ज्वाइन होगा, पाई पे -π पे वो वापस 0 होता है, तो ये ज्वाइन हुआ। फिर -π के बाद जो है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। -π यहाँ से क्रॉस करने के बाद फिर से वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, -2π तक वो पॉजिटिव होगा। तो ये आपका साइन जो फंक्शन है उसका ग्राफ हो गया। अब आप देखोगे जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आप इसमें कौन सा रीजन लोगे। ये जो कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वो रीजन है
जहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू रिपीट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर 1 आएगा और ये जो आंसर देगा यहाँ पे आपका 0 से घटता हुआ -1 आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कब हो रहा है? ये ग्राफ जहाँ पे आपका इस तरीके से टर्न कर रहा है, ये ग्राफ जहाँ पे टर्न कर रहा है, जहाँ पे ये शेप बन रहा है, वहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रहा है। इसका मतलब, इसका इंडिकेशन है कि वैल्यू रिपीट होगा। जैसे ही आप यहाँ से वापस गिरना स्टार्ट किए, सारा आंसर रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो ये रीजन आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं ले सकते, ये वाला कर्व होगा, राइट। -π/2 से लेकर π/2 तक, यहाँ पे आंसर -1 और यहाँ पे 1। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है -π/2 से π/2, ये साइन का हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं करता। अब ये बात बोलते ही कई लोगों के माइंड में आता है कि सर ये वाला ही क्यों लिए, आप तो किसी और पोर्शन को भी पिक कर सकते थे एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वहाँ पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होगा। जैसे कि ये वाला एक अगर पोर्शन ले ले तो यहाँ पे भी मामला वही आ रहा है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते थे, तो ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी लिया जा सकता था। ये जो रीजन है यहाँ पर भी आपका ट्रिगो फंक्शन जो है वो 1-to-1 फंक्शन होगा। तो ये सारा पोर्शन है जिसको आप जहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्स कर सकते हैं, क्योंकि इन रीजन में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होगा। आप π/2 से लेकर के 3π/2 ले लो एक पोर्शन, या फिर -π/2 से लेकर आप -3π/2 ले लो ये पोर्शन, एंड फर्दर इसके बाद भी जो आपका पोर्शन आएगा वो सभी पे 1-to-1 होता है और वहाँ पे सभी रीजन में इन्वर्टेबल है। पर एक यूनिफॉर्म वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक रूल बना दिया गया कि भाई कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में अगर बात हो तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, बिकॉज अपना अपना पोर्शन, अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आदमी लेता तो सबका फिर अलग अलग सोल्यूशन होता। तो मैथ्स में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि सबका आंसर सेम हो, वो प्रॉब्लम ना आए, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो एक रूल बना दिया गया और सारे लोग इस रूल को मानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर साइन का होगा तो -π/2 से लेकर π/2, और कहीं पे कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी को मान के चलना। हाँ, स्पेशल कहीं कुछ दे दिया कि यहाँ पे आपका जो रेंज है वो π/2 से लेके 3π/2 तक अलग से मेंशन कर दिया तो वो अलग बात है। इन दैट केस ऑल्सो आप उसको बोल सकते हो कि फंक्शन इज इन्वर्टेबल। π/2 से लेकर 3π/2 तक भी अगर रेंज देता है, या -π/2 से लेकर -3π/2 कोई और पोर्शन दे देता है, तो वहाँ पर भी आपका फंक्शन इन्वर्टेबल है, इन्वर्स फंक्शन वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता वहाँ पे हम लोग इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से लेकर π/2 ही मानते हैं साइन के लिए। ये पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को माना जाता है। अब उसी तरीके से कॉस में अगर चले आए तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 आ गया। ये हम लोगों को कंक्लूजन यहाँ से निकला। ये समझने के बाद बाकी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होता है। तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहा होगा कि आप फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को अज्यूम करोगे कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, जो आपको एंगल दे देगा 0 से लेके पाई। तो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा 0 से पाई। अगर इस चीज़ को आप ग्राफ से समझना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको हम एक कॉस का भी ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ले लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंगल 0, एंगल π/2, एंगल 3π/2 एंड फाइनली एंगल आपका 2π। तो कॉस में 0 पे आंसर 1 होता है, ठीक है, और π/2 पे आपका आंसर 0 हो जाता है, राइट। π/2 पे आंसर आपका 0 हो गया। उसके बाद आपका π/2 से लेकर स्टार्ट होता है ये, सॉरी बीच में एक पाई भी होगा, बीच में एक पाई भी होगा। π/2 से स्टार्ट होता है और 3π/2 तक जब चलता है वो, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ये आपका π/2 पे 0, यहाँ पे पाई पे फिर से 1 आ गया, -1 आ जाता है इनफैक्ट, और 3π/2 पे वापस से वो 0 हो जाएगा। फिर ये 3π/2 से आपका ग्राफ चलना स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से मूव करेगा, 2π पे जाके आपका 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। सेम आपका लेफ्ट साइड में भी आएगा, लेफ्ट साइड में आपका -π/2, -π/2 एंड आपका ग्राफ इस तरीके से यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो आप अगर देख रहे होगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोगों को लेना ही है, तो आप अगर देख रहे होगे तो ये जो पोर्शन है 0 से लेके π/2 से पूरा पाई तक, ये आपका इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस के लिए हो जा रहा है। क्लियर है? तो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से लेके π/2,
ठीक इसी तरीके से टैन के लिए भी जो है, टैन के लिए भी ये ले लिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसीडर कर लिया गया है। और कॉट का जो है 0 से पाई ले लिया गया है। ठीक है, कॉसेक का सेम साइन की तरह रखा गया है, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। कॉसेक का भी, क्योंकि कॉसेक साइन का आपस में एक रिलेशन है, साइन जहाँ पॉजिटिव होता है कॉसेक भी वहीं पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन का जो वैल्यू है, जो टेंडेंसी है चेंजेस होने का, वो कॉसेक से सिमिलर है। तो साइन का और कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम है, सिवाय कॉसेक में 0 को एक्सक्लूड किया गया है। हम वो दिखाएंगे, पूरा टेबल एक तैयार किया हुआ, आपको समझाएंगे थोड़ा देर में। और कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज सिमिलर टू सेक एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री π/2। क्यों डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन उसके रेंज के इक्वल होता है, इन्वर्स फंक्शन के रेंज के इक्वल होता है, और रेंज जो होगा किसी भी फंक्शन के, वो उसका डोमेन, इन्वर्स फंक्शन का वो डोमेन बन जाता है, मतलब ये इंटरचेंज हो जाता है वैल्यूज़। आप इसी पे देख भी रहे होगे, हम लोगों ने पहले ही डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किया था। आप देख पा रहे होगे कि जो भी साइन कॉस टैन का जो यहाँ पे रेंज वाला जो कॉलम है, वो एग्जैक्टली सेम इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो गया। मतलब अब जब साइन एक्स के बारे में बात करते हो, जो फंक्शन एक साइन एक्स के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एंगल्स को इनपुट करते हैं, एंगल इनपुट होता है 30 डिग्री 45 डिग्री, वो आपका डोमेन हो जाता है। आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यूज आता है -1 से 1, वो साइन के लिए, कॉस के लिए, और टैन और कॉट के लिए ऑल द रियल वैल्यूज़, तो वो रेंज हो जाता है। यही जो रेंज है, जो यहाँ पे आउटपुट हुआ करता था इस फंक्शन में, वही आपका इन्वर्स फंक्शन में इनपुट हो जाया करेगा, तो वो डोमेन हो गया। आउटपुट जो यहाँ आएगा वो एंगल आएगा, वहाँ पे फंक्शन में इनपुट एंगल होता था, आउटपुट आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आता था। यहाँ पे वो वैल्यूज़ जो है साइन कॉस का, वो इनपुट होगा, वो एक्स के जगह पे रिप्लेस होगा, और जो आंसर आएगा वो एंगल में आएगा। हम लोगों ने ये देखा कि इसका जो डोमेन है इस ट्रिगो फंक्शन का, वो इसके रेंज के इक्वल होना चाहिए था इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ये वाला चीज़ तो फॉलो कर रहा है, रेंज ऑफ एफ एक्स जो है वो डोमेन ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, पर रेंज इसका, उसका जो डोमेन था फंक्शन का, इसके रेंज के इक्वल नहीं आ रहा। वो सिंपल सा वजह ये है, वो आप देखे होंगे, बताया आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सारा एंगल पॉसिबल नहीं होता। आप उस रीजन को लेते हो जहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप डिफरेंस यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो डिस्कस कर रहे थे अभी हम लोग, उसी को रेंज भी बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स के लिए देख रहे होगे आप -90 से 90, कॉस के लिए 0 से पाई, किस तरीके से हो रहा है वो अभी पीछे ही हम लोगों ने डिस्कस किया। टैन का -90 से 90, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, इसकी तरह साइन की तरह क्लोज इंटरवल नहीं लेते। वजह यह है कि टैन 90 और टैन -90 ये अनडिफाइन हो जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जिस वैल्यू पे आंसर अनडिफाइन आता है, तो उसको हम लोग फंक्शन में इंक्लूड नहीं करते। सेम तरीके से कॉसेक का -90 से 90 ये क्लोज इंटरवल है, बिकॉज 90 -90 पे कॉसेक अनडिफाइन नहीं होता, 0 पे होता है। कॉसेक 0 अनडिफाइन होता है, इसीलिए 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। सेक का इज सेम एज कॉस एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्यों? क्योंकि कॉस 90 सेक 90 अनडिफाइन होता है। और कॉट का भी ओपन इंटरवल है 0 से पाई लेकर। तो आप अगर देखो तो साइन, टैन और कॉसेक ये मोटा मोटी एक तरीके का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। थोड़ा थोड़ा सबसे माइनर सब में चेंज है, जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया और यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया। वैसे ही कॉस का, सेक का और कॉट का जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसा है। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ सेक के लिए 9π/2 को एक्सक्लूड कर दिया गया और कॉट का जो है वो ओपन इंटरवल है। तो ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल लो इसको। ये टेबल को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये जगह जगह पे आपको बहुत काम आएगा। अब इसके बाद बहुत सारा फॉर्मूलाज इन्वर्स ट्रिगो में होता है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से सबसे बेसिक फॉर्मूला से। साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा होता है, साइन एलिमिनेट हो जाता है, पर हर बार एलिमिनेट नहीं कर सकते। कंडीशन ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम यहीं पे आता है कि ये जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में आना चाहिए, अदरवाइज ये कैंसिलेशन, एलिमिनेशन अलाउड नहीं है। काट तो नहीं सकते, एलिमिनेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बता दें हम, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कभी ये कन्फ्यूजन मत होना, ये मिस्टेक कभी नहीं करना। साइन इनवर्स एक्स इज़ नेवर इक्वल टू 1/sin x। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलती करते हुए देखा गया है। तो साइन इनवर्स एक्स इज़ नेवर इक्वल टू 1/sin x। ये पावर नहीं है, ये इन्वर्स डिनोट करने का फंक्शन का तरीका है। अगर 1/sin x होगा, अगर sin x टू द पावर -1 रहा,
तो ये आपका 1/sin x कहलाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है ये, अगर sin x टू द पावर -1 है, इसको आप 1/sin x लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये बताने के बाद कई लोग हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को है, हालांकि है बहुत माइनर सी बात, ठीक है, बट फिर भी बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप जो हम लोग बता रहे थे, जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है, जैसे कि हम बताया था कि हर जगह पे एलिमिनेशन अलाउड नहीं है, ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका इनपुट होगा, अगर साइन इनवर्स बाहर में, यहाँ पे जो इनपुट होगा वो एंगल इनपुट होगा, मतलब थीटा की जगह पे 30 डिग्री 45 डिग्री आप बैठाओगे, और यहाँ क्योंकि इनवर्स अंदर है और ये साइन बाहर है, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो वैल्यूज़ में आएगा। तो साइन के लिए ज़रूरी है, अगर इस फॉर्म में है तो साइन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में हो, क्योंकि वैल्यूज़ बैठेगा। कॉस के लिए भी वही है, टैन के लिए हालांकि कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, पर जब साइन बाहर रहा करेगा, अंदर में साइन इनवर्स बाहर रहेगा और अंदर में साइन रहेगा, तो यहाँ पे ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को जो भी एंगल देगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो कंडीशन है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको पहले देते हैं, साइन इनवर्स साइन π/8। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एंगल है π/8, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो साइन का होता है -90 से 90 उसके बीच में आ रहा है। तो -90 से 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों साइन को आप एलिमिनेट करके ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट π/8 लिख सकते हो। पर इसी क्वेश्चन को साइन को रखते हुए, फंक्शन सेम रखते हुए, अगर हम लोग एंगल को चेंज कर दें, ये π/8 की जगह 7π/8 कर दे, तब इसको हम लोग 7π/8 नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पे साइन का एलिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज 7π/8 आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 90 डिग्री उससे काफ़ी बड़ा हो रहा है। π/8 का मतलब 22.5 होता है, उसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो 156 या 57.5 डिग्री के आसपास आ जाएगा ये। तो ये आपका जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए हम लोग ट्रिको अलाइड एंगल का जो है इस्तेमाल करेंगे। अब 7π/8 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं π-π/8। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, साइन पॉजिटिव होता है वहाँ पे, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर है तो साइन साइन रह जाएगा। मतलब ये साइन π-π/8 को आप साइन π/8 लिख सकते हो, क्योंकि अब ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में आ गया। अब इसका एलिमिनेशन पॉसिबल है, अब आप इसको π/8 लिख सकते हो पहले की तरह। 7π/8 होने पे यहाँ पे डायरेक्ट π/8 था तो उसको π/8 लिखा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, इसलिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इंपॉर्टेंस समझ में अब आ रहा होगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस और क्यों इसको याद करना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा तो उसको लिख के भी रखना, ठीक है, और उसको याद भी कर लेना है, बहुत ज़रूरी है वो। तो ये जो चीज़ है 7π/8 है, यहाँ पे एंगल क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे नहीं था, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करके इसको पहले हम लोग उस एंगल को उस रेंज में लाया, तब जाके ये फॉर्मूला लगा के इसको एलिमिनेट किया। आगे क्वेश्चन के के तरफ अगर हम लोग बढ़ें, यही एंगल, सेम एंगल अगर कॉस में दिया होता, ये 7π/8 अगर साइन के साथ था तो हम लोगों को देखा आपने, सिंप्लीफाई करना पड़ा, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाना पड़ा अलाइड एंगल यूज़ करके। पर इसी एंगल को अगर कॉस के साथ दिया जाए तो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आपको याद होगा तो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 से 180 डिग्री। 7π/8 के बारे में भी बताया कि अगर उसको कन्वर्ट कर लो तो 157.5 डिग्री आएगा शायद उसका एंगल, तो वो आपका रेंज के अंदर ही है। कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उस रेंज के अंदर ही आता है। मतलब ये होता है, उस रेंज के अंदर आने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल गिवन है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के विद इन आ रहा है अगर, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का अप्लाई करके उसको सीधी थीटा लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे इसको डायरेक्ट 7π/8 लिखा जा सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर यही एंगल अगर पाई से बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल कॉस 17π/8 होता, तो ये एंगल अब पाई से बड़ा हो गया, इनफैक्ट 2π से बड़ा हो गया। अब उसको अगर 17 को 8 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपको अब इसमें अलाइड एंगल, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में के लिमिट में आपका एंगल को लाने के लिए, यहाँ पे भी आपको अगर एंगल को उस लिमिट के अंदर लाना है 0 से पाई, जो कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उस लिमिट के अंदर लाना, तो आपको अलाइड एंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉस 17π/8 देख लो, समझ लो कि कैसे ब्रेक करते हैं। पाई को डिग्री में चेंज नहीं करके ज़्यादातर इन्वर्स में हम लोग इसको पाई में ही रखेंगे। अब क्वेश्चन भी पाई में दिया रहता है तो बेहतर होता है कि आप वैसे ही सीखो। 17 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो कितना मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया
7 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, पाई रख करके माइनस कर दिया। तो 17 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक हिंट मिला कि आपको 2 पाई रखना है। अब एंगल 2 पाई से बड़ा है, अगर ये 15 होता, 15 भी अगर नियरेस्ट देखा जाए तो 8 को डिवाइड करने पे 16 आता, तब भी हम 2 पाई रखते हैं, पर क्योंकि 16 से कम था तो माइनस करना पड़ता। यहाँ पे ज़्यादा है एक, तो प्लस करेंगे। अब ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट हो गया, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर। आपको पता है कि ये कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये भी एंगल आपका अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया। अब एलिमिनेशन करके इसके आंसर को हम लोग सीधा सीधी π/8 लिख सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन सॉल्व अगर कर लें हम लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं 5, कॉस इनवर्स अगर इसमें भी लें और कॉस ऑफ -π/6 अगर एंगल देते। अब ये -π/6 होने का मतलब है कि कॉस तो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। अगर साइन होता या टैन होता तो बाहर लाना पड़ता, बट साइन कॉस में एडवांटेज ये है कि नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो पहला काम तो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कराओगे, कॉस कॉस कैंसिल नहीं करोगे। नहीं करने का वजह यह है क्योंकि ये जो एंगल है ये अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। कॉस में याद रखना, कॉस और सेक और कॉट में नेगेटिव एंगल नहीं आ सकता। साइन, कॉसेक और टैन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें नेगेटिव एंगल अलाउड है। कॉस, सेक और कॉट में नेगेटिव एंगल आ ही नहीं सकता आपके आंसर में। तो अगर आप कॉस कॉस को एलिमिनेट करोगे आपका आंसर -π/6 आएगा, एक नेगेटिव एंगल आएगा जो कि आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कॉस का 0 से पाई है उसके विद इन आना चाहिए, उसमें नहीं आ रहा है। तो पहला काम करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिमिट में आ जाइए। तो फॉर्मूला है कॉस ऑफ -θ, कॉस नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब जो एंगल है वो आपके लिमिट में आ रहा है। अब यहाँ पे कॉस का एलिमिनेशन करके आप डायरेक्ट आंसर π/6 लिख सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। tan के फॉर्म में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। tan में अगर क्वेश्चन को ले लिया जाए तो मान लेते हैं, चलिए पहले tan इनवर्स tan π/7 एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो π/7 आपको दिया हुआ है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। खुद से ट्राई करो, सोचो क्या आंसर होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप tan को एलिमिनेट करके बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट आंसर π/7 लिख सकते हो। आपको कोई सोल्यूशन को सिंप्लीफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अगर tan को लेकर मान लिया यहाँ पे ये एंगल 7π/6 होता, तो जाहिर है 7π/6 आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आ रहा है। तो बाकी जहाँ जहाँ पे भी इससे पहले भी साइन में किया क्वेश्चन, कॉस में किया, जहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रहा था तो क्या किया, अलाइड एंगल का हेल्प लिया हम लोगों ने। यहाँ भी वही करेंगे। आप देख पा रहे होगे कि 7 को 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आएगा और बड़ा आ रहा है, तो इसको पाई करना होगा, प्लस करना होगा क्योंकि ज़्यादा है, बड़ा है। तो π/6 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया, आंसर आपका हो गया π/6। तो ये टोटल हम लोगों ने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किया इस फॉर्मूला के ऊपर। होपफुली ये आपका जो सेगमेंट है फॉर्मूला नंबर ए ये क्लियर हो गया। उसके बाद बी है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये कि साइन इनवर्स थीटा को अगर कॉसेक में चेंज करना है, आपको पता ही है साइन और कॉसेक का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो वही फॉर्मूला उसी पे है, साइन इनवर्स थीटा कॉसेक इनवर्स 1/θ होगा, कॉस इनवर्स थीटा सेक इनवर्स 1/θ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेम इज विथ कॉसेक, इसको आप रिवर्स करके भी यूज़ कर सकते हो। कॉसेक इनवर्स थीटा को साइन इनवर्स 1/θ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो अगर आपको दे दिया यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 और आपको ज़रूरत ये है कि आपको उसको कॉसेक में चेंज करना चाहते हो, तो ये कॉसेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको मान लिया जाए सेक में दे देता, सेक में है 3/2, अब आप चाह रहे हो कि इसको कॉस में चेंज करना, तो कॉस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से 3/2 को उल्टा कर देना है 2/3। तो अगर साइन में है 1/3 इसको चेंज करना है तो ये 3 हो जाएगा, सेक में है 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है जो कि कई जगह पे आपका काम आता है। बी आप यहाँ देख रहे होगे कि फॉर्मूला नंबर 1 साइन के लिए आप अगर देखोगे इन्वर्स ट्रिको में साइन और टैन और जो आपका कॉसेक है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हर जगह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लो एक तरीके का है, और कॉस और सेक और कॉट ये मामला जो है इसका एक तरीके का है। तो साइन इनवर्स -θ कॉसेक रहा या आपका
टैन रहा, तो इन सब में माइनस साइन अगर है एंगल के साथ, यहाँ पे वैल्यू के साथ, सॉरी यहाँ तो वैल्यू रहेगा, तो उसको हम लोग माइनस को बाहर ले लेते हैं। पर कॉस और सेक और कॉट के साथ मामला ऐसा नहीं है। तो साइन के साथ और टैन के साथ क्यों कर सकते हैं, एक फॉर्मूला को हम पहले प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा कैसे होता है। तो जब भी इनवर्स ट्रिको में कोई भी फॉर्मूला प्रूव करते हो, सबसे पहले किसी भी एक टर्म को आप लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन इनवर्स माइनस थीटा को ए लेट कर लिया, तो ये साइन अगर इधर जाएगा तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से थीटा निकाल लें, तो बेसिकली करना क्या है आपको, यहाँ से आप थीटा जब निकालोगे तो ये माइनस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकता है, अंदर वाले को बाहर ला सकता है। ये साइन में अलाउड है, आप उसको माइनस ए का अगर ए के साथ माइनस होता तो उसको बाहर ले जा सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर ये माइनस बाहर है तो आप चाहो तो उसको अंदर भी ले जा सकते हो। तो इससे हम लोग माइनस ए का वैल्यू बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, जहाँ से ये बोला जा सकता है कि ए का वैल्यू माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होगा। तो हम करेंगे क्या कि लॉजिक क्या है समझो, कि साइन इनवर्स माइनस थीटा को ए माना, उसको सॉल्व करने के बाद सारा कुछ करने के बाद वापस से ए का वैल्यू निकालना है। अब ये ए था क्या, ए था साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो इससे हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ए का वैल्यू को वापस यहाँ रिप्लेस कर दें तो साइन इनवर्स माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, जो कि आपका पहला फॉर्मूला था वो प्रूव हो गया। ठीक है, फिर से देख लो हम लोगों ने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस थीटा स्टार्टेड फ्रॉम एलएचएस, उसको ए लेट किया, साइन को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद ए का आंसर वापस से हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में ले आए, थीटा के फॉर्म में ले आए। ए का वैल्यू साइन इनवर्स माइनस थीटा था, उससे प्रूव ही हो गया कि साइन इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से आप टैन वाले फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हो, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर सिर्फ टैन चलाएगा, क्योंकि टैन भी माइनस साइन को अंदर ले जाने में परमिट करता है, अलाउ करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से कॉसिक भी आप प्रूव कर सकते हो। रह गया कॉस, सेक और कॉट का मामला, तो वहाँ पे चले हम एक फॉर्मूला आपको कॉस का प्रूव करके दिखा देते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर ना आकर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पे भी इसको भी हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, ए ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस थीटा इक्वल टू, ये सब सेम चलेगा जैसे साइन के साथ अभी जो किया, सारा चीज़ अभी सेम चलेगा यहाँ तक। अब यहाँ के बाद थोड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि साइन में क्या हुआ था कि साइन में ये माइनस आप अंदर ले जा सकते हो, अंदर वाले को बाहर ला सकते हो, वो अलाउड है। पर कॉस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉस में कभी माइनस अंदर का बाहर आता नहीं है, वो ऑब्जर्व हो जाता है। तो अगर माइनस अंदर का बाहर नहीं आता तो बाहर का माइनस अंदर भी नहीं ला सकते, और ये बाहर का माइनस है, अंदर वाला होता तो ऑब्जर्व करवा देते हैं, बाहर का माइनस है, इसको ऐसे हटा भी नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए कि ये माइनस यहाँ से हट जाए, बिकॉज जैसे इस फॉर्म में था, साइन यहाँ पे आया था, माइनस साइन सामने से हट गया था, वैसे ही इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये कॉस वापस यहाँ इन्वर्स जाएगा नहीं। यहाँ से हटा था ना माइनस साइन, तो ये माइनस साइन हटने के बाद फिर साइन को यहाँ ले जा पाए। यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, कॉस को इस तरफ ले जाना थीटा के साथ, पर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि माइनस हटेगा नहीं। अब वहाँ पे ये मामला था कि माइनस को अंदर ले जाकर, क्योंकि वो अलाउड था, साइन ऐसा प्रॉपर्टी है, साइन उस चीज़ को अलाउ करता है, कॉस अलाउ नहीं करता है माइनस को अंदर ले जाना, हटाना भी ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि माइनस कॉस ए को कॉस ऑफ पाई माइनस ए लिख दिया। अब इसको आप देखो लाइट एंगल से अगर चेंज करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ए ओनली। तो माइनस कॉस ए को माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये कॉस को उस तरफ ले जाना पॉसिबल है, तो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस ए हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से ए निकालें तो ए हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के इक्वल। ठीक उसी तरीके से ए यहाँ चला है, तो एक था क्या, ए था कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा बैठा देंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 भी आपका प्रूव हो गया। ठीक इसी तरीके से आप बाकी दो फॉर्मूला सेक और कॉट को लेकर जो है वो भी आप प्रूव कर सकते हो। तो फिर से एक बार आप देख लें अगर, तो साइन टैन और कॉसेक वाले केस में माइनस को बाहर लाना अलाउड है, कॉस और आपका सेक और कॉट में माइनस को बाहर लाना अलाउड नहीं है आपको उस केस में, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच
भी आपका जो है, आप अगर इसको इस तरीके से भी समझें कि साइन वाले केस में ना, साइन और कॉसेक और आपका जो है टैन, ये माइनस बाहर इसलिए अलाउ करता है क्योंकि साइन टैन और कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें नेगेटिव एंगल भी इंक्लूडेड है, -π/2 से लेकर π/2 नेगेटिव एंगल भी इंक्लूड है, मतलब नेगेटिव एंगल वहाँ आंसर आ सकता है, तो वहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं। पर कॉस में और सेक में और कॉट में जो है आपका नेगेटिव एंगल अलाउड नहीं है, तो इस वजह से माइनस साइन को आप बाहर नहीं ले सकते। अब इसके इन फॉर्मूलाज़ के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन, फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 1 साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में साइन का आता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल होता है तो 90 इंक्लूडेड होता है, तो आपका आंसर π/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अगर एक कॉस के फॉर्म में हम लोग ले लें, कॉस इनवर्स √3/2, माइनस साइन यहाँ भी नहीं है, तो ये √3/2 जो होता है वो कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप यहाँ पे कॉस 30 डिग्री मतलब π/6, कोशिश करना एंगल को रेडियन फॉर्म में रखने का, पाई के फॉर्म में रखने का। डिग्री में इसको 30 डिग्री या 45 डिग्री देने का ज़रूरत नहीं, π/6 या π/2 जिस तरीके से हम लिख रहे हैं वही रखेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर भी क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो इसका भी आंसर आपका π/6 हम लोग स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ भी नहीं। अब यही अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे दोनों था तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं हुआ, अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। पर मान लिया अगर नेगेटिव वैल्यू आता, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स -1/√2 ऐसा कुछ वैल्यू दे देता, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस थीटा के लिए क्या था, साइन इनवर्स माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला था माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, मतलब आप ये माइनस को बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स अगर इसी फॉर्मूला को यूज़ किया जाए तो साइन इनवर्स -1/√2, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो साइन का होता है वो नेगेटिव एंगल को अलाउ करता है, तो नेगेटिव एंगल अलाउ करता है, इसका मतलब माइनस को बाहर लाया जा सकता है, आंसर आपका नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। 1/√2 उसके बाद एक बार माइनस आप बाहर ले लिए, प्रोसेस फिर वही है, 1/√2 साइन π/4 का वैल्यू होता है, साइन साइन यहाँ एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये एंगल जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के विद इन आ रहा है। साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपको याद होगा -90 से लेकर 90 तक है, 45 डिग्री उसके अंदर आता है, तो कोई परेशानी नहीं है, आप इसको साइन साइन को एलिमिनेट आप करके आंसर -π/4 लिख सकते हो। माइनस नेगेटिव एंगल आया, वैल्यू अगर यहाँ पे नेगेटिव रहा साइन के केस में, कॉसेक के केस में या टैन के केस में, तो एंगल नेगेटिव आएगा, वैल्यू पॉजिटिव रहा तो एंगल पॉजिटिव आएगा। साइन में नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल दोनों ही अलाउड है, प्रोवाइडेड रेंज आपका -π/2 और π/2 के अंदर होना चाहिए। अब अगर ऐसा ही एक नेगेटिव वैल्यू कॉस के लिए ले लें, सपोज कॉस इनवर्स -1/2 ले लेता है, तो कॉस में तो नेगेटिव एंगल हो नहीं सकता, रेंज उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है, अगर वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। फॉर्मूला माइनस को हटाने के लिए कॉस के लिए ये होता है, कॉस इनवर्स -θ, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा करना पड़ता है आपको अगर माइनस हटाना है, तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए कॉस इनवर्स -1/2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब ये माइनस साइन एक बार हट जाएगा, फिर हाफ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब π/3, ये कॉस कॉस एलिमिनेट आप कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल जो है वो कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 पाई के बीच में आता है, तो वो एलिमिनेट होकर π/3 बचेगा। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर हो गया 2π/3। ये ओवरऑल आंसर जो भी है वो भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए, तो आप देख रहे होगे 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है, कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से 180 है, तो ये 2π/3 120 डिग्री उस रेंज के अंदर है, तो यहाँ भी कोई परेशानी। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे आप tan इनवर्स -√3 देख रहे हैं, तो tan में इन्वर्स होगा अगर माइनस साइन होगा, स्क्रीन के राइट साइड में आप देख रहे हो कि फॉर्मूला सारा लिखा है, तो tan माइनस साइन को अलाउ करता है बाहर डालना इस तरीके से, तो हम लोग उसको ले आएंगे। √3 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री मतलब रेडियन फॉर्म में π/3 हो जाएगा, tan एलिमिनेट होकर आंसर हो गया -π/3, -π/3 tan के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 5 का। 6 देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, साइन इनवर्स हाफ। नाउ हाफ जो है साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, रेडियन फॉर्म में π/6, साइन एंड साइन एलिमिनेट होकर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट 5π/4 है, एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, 5π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, तो आप इसको 135 नहीं सॉरी आपका ये हो जाएगा 225 डिग्री,
तो यहाँ पे आपका 180 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव होता है, मल्टीपल इवन नंबर का है, तो कॉट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंगल π/4 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री, उसका वैल्यू 1 होता है। अभी आपका बिल्कुल हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व किया उसकी तरह से हो गया। 1 sin 90 का वैल्यू, आंसर आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 8 जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तो sin π/3 और साथ साथ यहाँ पे माइनस ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होगे कि साइन में नेगेटिव साइन अलाउ करता है बाहर लाना, तो यहाँ से माइनस को अगर बाहर लाते हैं तो ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बन जाएगा। √3/2 को हम लोग फिलहाल वैसे ही रखेंगे। √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री मतलब π/3। ये साइन साइन एलिमिनेट होकर π/3, तो π/3 प्लस π/3 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को हम लोग 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। रेडियन फॉर्म में है। 180 का मतलब पाई और 60 का मतलब π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इवन नंबर का मल्टीपल है 90 डिग्री यहाँ पे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन रह जाएगा। साइन π/3, आंसर आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये आपका हो गया आंसर।